तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी का नीट सॉल्यूशन 2021 का आपके हिंदी माध्यम में। और आज हम चर्चा करेंगे हमारे जूलॉजी के पोर्शन के बारे में। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करो। तो अब देखिए, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ये आपके लिए बहुत ही सरलतम हो जाते हैं। अगर आप इनका एक उत्तर भी आपको पता है या दो उत्तर भी आपको पता हैं तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर लगा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर कि जैसा कि आपको दिखा रखा है कि यहाँ पर जो एस्पेलस नाइगर है ये किसमें है, ये क्या देता है, सिट्रिक एसिड का है। तो ए का तीसरा देखिए आप, तो ए का तीसरा आपको कहाँ दे रखा है, देखिए ए का तीसरा यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। ठीक है, यानी कि ए का तीसरा हो गया। एसिटोबैक्टर एसिटाई क्या देता है, एसिटिक अम्ल देता है। तो ये एसिटिक अम्ल हो गया ए का फर्स्ट यहाँ पर, यानी कि बी का फर्स्ट, बी का पहला ये रहा। ठीक है, वैसे उत्तर आपका क्या होगा, उत्तर आपका यही सही होगा। देखिए, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम की हम बात करें तो ये क्या होगा, इसका चौथा हो जाएगा। और लैक्टोबैसिलस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। तो देखिए, तीसरे का हम बात करें, सी का चौथा है और डी का यहाँ पर दूसरा हो जाता है। तो हमें उत्तर क्या होगा, यही सही हो गया। चलिए, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सक्कस एंटेरिकस का संदर्भ है। अब देखिए, ये जो प्रश्न है ये हमारे पाचन एवं अवशोषण से लिया हुआ प्रश्न है। देखिए, तो काइम क्या होता है, काइम की अगर हम बात करें जो हमारे अमाशय में है उसमें भोजन पचने के बाद जो एक पेस्ट नुमा जो पदार्थ बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। तो यह नहीं होगा। सक्कस एंटेरिकस क्या अग्नाशय रस से है, पेंक्रेटिस नहीं। ये किससे है, आंत्र रस से है। किससे संबंधित है, ये आंत्र रस से संबंधित है। ठीक है, चलिए, तो सक्कस एंटेरिकस को हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो कि आपकी लिवर कोन की दरारों से निकलता है। आई बात समझ में। चलिए, अगले प्रश्न की हम बात करें, स्तनधारियों में शुक्राणु बंधन के ग्राही उपस्थित होते हैं। तो देखिए, स्तनधारियों की हम बात करें तो यहाँ पर जो जोना पैलोसिडा होती है इसमें क्या होता है, यहाँ पर ZP3 रिसेप्टर होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, ZP3 रिसेप्टर उपस्थित होते हैं। यह रिसेप्टर क्या कार्य करते हैं, यह जो रिसेप्टर है यहाँ पे जो है शुक्राणु के बंधन के ग्राही जो है वह उपस्थित होते हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, पहला ही सही हो जाता है। ठीक है, चलिए, इस प्रश्न की हम बात करें तो फल मक्खी की प्रत्येक कोशिका में 8 गुणसूत्र 2n होते हैं। तो यदि सूत्रीय विभाजन की अंतरावस्था की जीवन प्रावस्था में गुणसूत्रों की संख्या 8 है, तब एस प्रावस्था के बाद गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी। तो देखिए, ये बात कर रहा है एस प्रावस्था की। ठीक है, तो देखिए, एस जो प्रावस्था होती है इसके अंदर जो इनके गुणसूत्र के नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, एक समान रहते हैं। कैसे रहते हैं, एक समान रहते हैं। केवल जो है डीएनए जो होता है वह गुणित होता है। ठीक है, तो नंबर क्या होंगे, जीवन प्रावस्था की बात करें तो इसमें ये 8 ही, यानी कि 8 ही संख्या इसमें हो जाएगी। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाता है। चलिए, अगले प्रश्न की चर्चा करें। कुपिकाओं में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का चयन कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात कर रहा है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ में हीमोग्लोबिन का मिलाप होकर क्या बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। तो इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या होती है, सबसे पहले देखिए PO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की हम बात करते हैं, कैसा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। तो इसमें देखिए उच्च किस किस में, एक तो इसमें है और एक आपका उच्च चौथे वाले जो है ऑप्शन में है। इसके बाद हम बात करें किसकी, इसमें निम्न जो है PCO2 होना चाहिए। तो इसमें क्या है, निम्न PCO2 है, जबकि इसमें क्या है, उच्च PCO2। तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, निम्न PCO2 H+ आयन होंगे निम्न और अपेक्षाकृत कम तापमान होगा। तो क्या करेगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा। आई बात समझ में। तो इसका मतलब क्या, उत्तर 2 हमारा सही हो जाता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। तो देखिए, आपको देखना है सूची 1 में सूची 2 के यहाँ पे आपको मिलान करना है आपस में। तो अगर हम मिलान की हम बात करें इसके अंदर, तो अगर आप देखेंगे तो देखिए प्रश्न क्या है, पहला, फाइसिलिया को हम क्या बोलते हैं, पुर्तगालीज की मैन ऑफ वार के नाम से, पुर्तगाली युद्ध मानव के नाम से बोलते हैं। तो ए का सेकंड कहाँ आ रहा है वो देखिए आप, ए का सेकंड देखिए, ए का सेकंड एक तो यहाँ आ रहा है और एक का सेकंड एक यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में से उत्तर होगा। चलिए, अगली हम बात करें लिमुलस। तो लिमुलस क्या है, लिमुलस यहाँ पे जीवित जीवाश्म होता है। तो बी का तीसरा इसमें भी है, बी का तीसरा इसमें भी है। चलिए,
एनसाइक्लोमेटा की बात करें, एनसाइक्लोमेटा को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एनसाइक्लोमेटा जो होता है वो हमारा यहाँ पर हो जाता है अंकुशक्रमी। तो तीसरे का चौथा देखिए कहाँ पर है, यहाँ नहीं है, तीसरे का चौथा ये, इसका मतलब उत्तर क्या हो गया हमारा, चौथा हो जाएगा। और पिंगचाड़ा की बात करते हैं, मुक्ता शुक्ति होता है, अर्थात उत्तर क्या हो गया हमारा, चौथा प्रश्न उत्तर, इसका उत्तर सही हो जाएगा। अर्धसूत्री पूर्वावस्था की कौन सी प्रावस्था का विशिष्ट लक्षण काइजमेटा का उपांति भवन है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें, अर्धसूत्री पूर्वावस्था की चर्चा कर रहा है, तो स्थूल पट नहीं होगा, तनुपट भी नहीं होगा, युग्म पट भी नहीं होगा, लेकिन क्या होगा यहाँ पे परागतिक्रम करेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, चौथा हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, यदि एक डीएनए अणु में एडेनिन की मात्रा 30% है, तब थायमीन, ग्वानिन और साइटोसिन कितने प्रतिशत होंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर एडेनिन की मात्रा 30% है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम थायमीन की बात करें तो थायमीन में भी ये प्रतिशतता कितनी होगी, लगभग 30% तक होगी। तो अब देखिए यहाँ पे 30% कितना है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी कि उत्तर क्या हो गया हमारा, चौथा। थायमीन में 30%, ग्वानिन में 20% और साइटोसिन में 20% यह मात्रा होगी। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चर्चा करते हैं। कुपिकाओं का विस्तरण स्थल में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब mmHg होता है। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, ये एल्विलाई अर्थात कुपिकाओं की बात कर रहा है। तो हमने बात करी थी, अगर ये एल्विलाई कुपिकाओं की बात कर रहा है तो यहाँ पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 104 और 40 होता है। तो दूसरा उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर यह आपसे एल्विलाई की ने पूछ के आपसे टिश्यू लेवल पर यानी कि ऊतक दाब पूछता, तो ये क्या होता है हमारा 95 से CO2 जो है यहाँ पर कितना है, CO2 यहाँ पे ये हमारा जो है 40 के लमसम हो जाता। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा इसका, दूसरा। निम्न कथनों को पढ़ो। अब देखिए इन कथनों को सबको आपको पढ़ना है। इसकी हम बात करें, मेटाजेनेसिस कमरे में पाया जाता है, नहीं मेटाजेनेसिस कमरे में नहीं पाया जाता। इकाइनोडर्म त्रिगुणिकम द्विजंतु होते हैं, बिल्कुल यही होते हैं, एनिमल किंगडम से है ये हमारे जंतु जगत से। गोलकृमियों में संगठन का स्तर तंत्र होता है, बिल्कुल गोलकृमियों में जो है संगठन का स्तर इसमें होता है। तीनों फॉर्म में उपस्थित कंकड़ पट्टिकाएं पाचन में सहायता करती है, नहीं ये गमन में सहायता करती है। किसमें सहायता करती हैं, गमन में सहायक होती हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, नहीं होगा। जल संवहन का इकाइनोडर्म की विशेषता, बिल्कुल इसमें क्या होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। कैसा होता है, वाटर वेस्कुलर। जबकि हम बात करें पोरीफेरा में कैसा होता है, पोरीफेरा अर्थात स्पंज की हम बात करते हैं, इसमें वाटर केनाल सिस्टम होता है, वाटर केनाल सिस्टम। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएंगे, BCE। तो पहला उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाता है। एक नर तथा एक मादा दोनों दात्र कोशिका अरक्ता के जीन के लिए विषम युग्मी है कि संकरण से उत्पन्न संगति कितना प्रतिशत रोगयुक्त होगा। तो देखो अगर दोनों की बात कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो होगा ये, अगर दोनों में 50% हम मान के चलें, ठीक है, तो जीन के लिए विषम युग्मी संकरण संकर उत्पत्ति का कितने प्रतिशत रोगयुक्त होगा। तो इनको अगर हम बात करें तो ये कितना होगा, इसमें से ये 25% होंगे, वो कैसे होंगे, यहाँ पे रोगयुक्त होंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाता है। निम्न कथनों में कौन सी चिकनी पेशी की प्रवृत्ति को अनिश्चित रूप से दर्शाया है। तो अब देखिए यहाँ पे चिकनी पेशी की आपसे बात कर रहा है, तो ये पेशियां रक्तवाहिनी की भित्ति में उपस्थित होती हैं। चिकनी पेशियां अनुचित रूप है, ठीक है, अनुचित रूप के बारे में बात कर रहा है। तो पहला तो नहीं होगा, इन पेशियों में झारियां नहीं होती, ये भी नहीं होगा। ये अनिच्छिक पेशियां होती है, नहीं है। कोशिकाओं के मध्य संचरण जो है अंतर्वशी जिस द्वारा होता है। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, चौथा हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्न में कौन मस्कीडी कुल से में आता है, मक्खी। कौन सी आती है मस्कीडी कुल में, मक्खी आती है। पहला उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पीसीआर के उपयोग में से जीन प्रवर्धन की अभिक्रिया के दौरान यदि आरंभ में उच्च तापमान बना नहीं रहता, तब निम्न में पीसीआर का कौन सा चरण पहले प्रभावित होगा। तो देखिए यहाँ पर आपसे ये बात कर रहा है कि पीसीआर में कौन सा चरण पहले प्रभावित होगा। तो यहाँ पर हम बात करें क्या हो जाएगा, निष्क्रियकरण हो जाएगा, यानी कि चौथा प्रश्न जो है आपका सही उत्तर हो जाता है। आई बात समझ में। चलिए सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करो। तो देखिए यहाँ पर हमें इसे मिलान करना है, तो अगर हम मिलान करते हैं तो देखिए क्या उत्तर बनता है। विखंडावस्था में किसमें देखने को मिलती, सेगमेंटेशन की बात करें एनेलिडा में, तो ए का तीसरा हो गया। तीसरा देखिए कहाँ कहाँ पर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, दोनों तो होंगे ही नहीं, इसमें है और इसमें है। ठीक है, चलिए
नाल तंत्र की हम बात करें यानी कि नाल तंत्र वाटर कैनाल सिस्टम पोरीफेरा में देखने को मिलेगा, ए में चौथा, बी में चौथा, दोनों में चौथा में उपस्थित है। ठीक है, कंकत पट्टिका की हम बात करें तो कंकत पट्टिका किसमें देखने को मिलती है? हमें टिनोफोरा में देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है हमारा उत्तर पहले में कौन सा, तीसरे में कौन सा, दूसरा हो जाएगा। ठीक है, और दंश कोशिकाएं सिलेंट्रेट्स में। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा चौथा उत्तर जो है वो सही हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन मोचक हार्मोन आईयूडी का उदाहरण है? तो देखिए मोचक हार्मोन की बात कर रहा है, जो आईयूडी के अंदर हार्मोन काम में आता है उसकी बात कर रहा है। तो मल्टीलूट 375 ये किसका है? कॉपर टी का है। CUT भी कॉपर टी है और CU7 भी यहाँ पे कॉपर से है। तो LNG20 जो होता है वो हार्मोन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लेवोनोजेस्ट्रोल हार्मोन बोलते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? तीसरा सही हो जाएगा। चलिए, तारक केंद्र कब द्विगुणित होता है? तो हमने बात कर रखी है तारक केंद्र कब द्विगुणित होता है, कौन सी प्रावस्था में? S प्रावस्था के अंदर तारक गुण जो है तारक केंद्र द्विगुणित होता है। चलिए, तिलचट्टक के संबंध में कौन सी विशेषताएं अनुचित है? देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पर, ये अनुचित विशेषताएं पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों लिंगों में 10वें खंड में गुदीय लुम्ब पाए जाते हैं। ठीक है, मध्यांतर एवं पश्चांतर के संधि स्थल पर जठरी अंधनाल का एक वलय होता है। ठीक है, तो ये मध्यांतर पे नहीं होता है, ये जो मिड गट और फाइंड गट की बात कर रहा है वहां पर नहीं होता है। यदि मध्यांतर पश्चात संधि स्थल पर जठरी अंधनाल का एक वलय नहीं होता, तो उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा दूसरा हो जाएगा। जबकि ये सही है, ये सही, यानी कि उत्तर हमारा जो होगा वो कौन सा होगा? एक तरह से हम बात करें, दूसरा उत्तर हमारा सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें। डाप्सन इकाई किसकी मोटाई मापने के लिए उपयोग की जाती है? देखो डाप्सन की इकाई किसकी मोटाई को नापने के लिए करते हैं? हम ओजोन को नापने के लिए करते हैं। चलिए, रतिज रोग किसके द्वारा संचरित होते हैं? देखिए ये प्रश्न एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पे रतिज रोग यानी कि वेनेरियल डिजीज के बारे में, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज होती है STDs, उसके बारे में यहाँ आपसे पूछा गया है। तो यह रोगाणु रहित सुइयों के उपयोग से देखो नहीं फैलती है। स्टेलाइज जो सिरिंज होती है उससे द्वारा नहीं फैलती है। संक्रमित व्यक्ति के रक्त चढ़ाने से बिल्कुल, तो ये उससे फैल सकती है। संक्रमित माता के भ्रूण से भ्रूण में बिल्कुल फैल सकती है। चुंबन से नहीं फैलती है, वंशागति से नहीं से। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका बी और सी सही है। यहाँ पर देखिए BMC यानी कि चौथा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। कुछ बच्चों ने थोड़ा सा कंफ्यूज होकर चुंबन को भी यहाँ पे लिया होगा, क्योंकि G1 G2 की हम बात करते हैं, चुंबन से भी फैलता है ऐसा कहा जाता है, लेकिन नहीं है। यहाँ पर आपसे रतिज रोग की बात कर रहा है, तो STD जो है वो चुंबन से नहीं फैलती है, संक्रमित व्यक्ति के रक्त चढ़ाने से संक्रमित माता के भ्रूण से ही फैलती है। ठीक है बच्चों, चलिए निम्न में से किस जीव में लंबी अस्थियां खोखली एवं वातिल होती हैं? अब देखिए यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? लंबी अस्थियां वो खोखली होती हैं, यानी कि अगर हम बर्ड्स की यानी कि पक्षियों की बात करें तो उसमें आ जाता है। तो हमें यहाँ पक्षी का उदाहरण देखना है, तो आपको पक्षी का उदाहरण कौन है? ऑन्थिकस नहीं है। ठीक है, नियोफ्रॉन ये किसका पक्षी का उदाहरण है? हेमिडेक्टाइलस मेकोप्रस ये पक्षी का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर नियोफ्रॉन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए AB रक्त समूह के व्यक्तियों को सर्वगायी क्यों कहते हैं? देखिए यानी कि जिन व्यक्तियों का रक्त समूह A पॉजिटिव B पॉजिटिव यानी कि AB पॉजिटिव होता है, उनको AB रक्त समूह के व्यक्तियों को सर्वग्राही इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी भी व्यक्ति का खून ले सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि प्लाज्मा में क्या होता है, इनके प्लाज्मा में जो है एंटी एवं एंटीबी प्रतिरक्षी जो है अनुपस्थित होती है। ठीक है, अनुपस्थिति के कारण इनकी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है, तो इसीलिए कि उसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहला ही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अंतर्झिली तंत्र में कौन से कोशिकांग सम्मिलित होते हैं? तो देखिए यहाँ पे आपसे अंतर्झिली का तंत्र में की बात कर रहा है, तो इसमें कौन कौन से कोशिकांग उपस्थित होंगे इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए क्या क्या होगा? गाल्जिका सम्मिश्र होगा अंतःपदवी जालिका होगी। ठीक है, सूत्रकणिका ये नहीं होगी। लयनकाय होंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये तो गलत हो गया, तो ये गलत। अंतःपदवी जालिका उपस्थित होगी, सूत्रकणिका नहीं, ये भी गलत हो गया। अंतःपदवी जालिका गोल्डी सम्मिश्र लयन का एवं राजधानी बिल्कुल सही, यही उत्तर हमारा सही हो जाएगा। इसमें सूत्रकणिका बिल्कुल, तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा तीसरा। ठीक है, चलिए एक विशिष्ट पहचान अनुक्रम जो कि एंडोन्यूक्लियस द्वारा
डीएनए को विशिष्ट स्थिति पर काटने के लिए पहचाना जाता है। तो देखिए हमने पहले भी बात करी थी, जो एंडोन्यूक्लियस होता है वह आपके डीएनए को विशिष्ट स्थिति पर काटने के लिए पहचाना जाता है। यानी कि क्या, एक हम बात करें एक स्पेसिफिक स्थान पर, एक निश्चित स्थान पर क्या करता है, ये कट करता है, इसको काटता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हम इसको कह देते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सीधा सीधा चौथा हमारा उत्तर निकल कर आता है। अनुचित युग्मक को पहचानिए। देखिए ये प्रश्न है, इसमें आपको अनुचित युग्म पहचानना है। तो देखिए यहाँ पर ड्रग रेसिन, तो देखिए पहला ही उत्तर जो है आपका सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि ड्रग क्या होता है, रेसिन नहीं होता, ये कैसा टॉक्सिन होता है। कैसा होता है ये? टॉक्सिन होता है। कैसा है बच्चों? टॉक्सिन है। जबकि एल्केलाइड कोडिन बिल्कुल सही है, विश एबेरिन सही है, लैक्टिक कोनिन। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, पहला जो है ड्रग सही उत्तर हो जाएगा। इंसुलिन के संदर्भ में अगर हम चर्चा करें तो उचित विकल्प का चयन करो। चलिए, तो परिपक्व इंसुलिन में सी पेप्टाइड नहीं होती है, बिल्कुल सही है, इसमें सी पेप्टाइड नहीं होता है, ए और बी है। आरएनए, डीआरएनए, आरडीएनए प्रौद्योगिकी में से उत्पादित इंसुलिन में सी पेप्टाइड होता है, नहीं। प्राक इंसुलिन में सी पेप्टाइड होता है, सही है। इंसुलिन में ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड, डाइसल्फाइड बंधुआ जुड़े रहते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। ये किसको रिलीज करती है यहाँ पे, इसको हम बात करें बीटा सेल, इसको जो है इसको स्त्रावण करती है, रिलीज करती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए सी और डी, ए सी और डी, यानी कि ए सही है, सी सही है, डी सही है। ऑप्शन देखिए आप, चौथा, चौथा आपका क्या है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें 177 की, दीर्घकालिक स्व प्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेट संधियों को प्रभावित करती है, यानी कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की बात कर रहा है बच्चों यहाँ पर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, यानी कि दीर्घकाली स्व प्रतिरक्षा विकार से बात कर रहा है। तो वो कौन सा होगा, देखिए गाउट, गाउट नहीं होता, संधिशोथ नहीं होता, पेशी दुष्प्रसरण नहीं होता, क्या आएगा, मस्थेनिया ग्रेविस। क्या आएगा इसका उत्तर, मस्थेनिया ग्रेविस इसका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम चर्चा करें। निम्न में से प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा आरएनए आवश्यक होता है। तो देखिए अगर प्रोटीन संश्लेषण की बात कर रहा है तो यहाँ पर जो siRNA है यही इसके लिए उत्तरदायी होता है, ना कि mRNA, ना कि tRNA, ना कि rRNA। ठीक है, तो पहला उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सी फसलों के बायोफॉर्टिफिकेशन का उद्देश्य नहीं है। ध्यान रखिए बच्चों, ये जो अर्थ है ना, इसका हिस्सा मतलब निकालना नहीं है। तो नहीं क्या है, सूक्ष्म पोषकों एवं खनिजों की मात्रा में सुधार करना, ये तो है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। प्रोटीन की मात्रा में सुधार करना, बिल्कुल प्रोटीन की मात्रा में सुधार होता है, तो इसका मतलब नहीं, जो नहीं है उद्देश्य उसके बारे में चर्चा करनी, तो ये उत्तर भी गलत हो जाएगा। रोगों की प्रतिरोधकता में सुधार करना, बिल्कुल यहाँ पे क्या है, बायोफोर्टिफिकेशन का उद्देश्य क्या नहीं होता, रोगों की प्रतिरोधकता में सुधार करना नहीं होता, केवल सूक्ष्म पोषकों खनिजों की मात्रा में सुधार करना, विटामिन की मात्रा में सुधार करना हो जाता है। आई बात समझ में, तुम्हारा उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। चलिए, इरिथ्रोपोटिन हार्मोन जो कि आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करता है, उसका उत्पादन कौन करता है। तो देखिए इरिथ्रोपोटिन का निर्माण हमारी किडनी में होता है, किडनी के द्वारा, किडनी में कौन करता है, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर कोशिकाओं के द्वारा। तो पहला उत्तर क्या है हमारा यहाँ पर, सही हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए, कौन सा एंजाइम निष्क्रिय फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने के लिए उत्तरदायी है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, थ्रोम्बिन। ठीक है, कौन होगा, थ्रोम्बिन उत्तरदायी होगा। क्या करेगा यहाँ पे, जो है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने का कार्य कौन करता है, थ्रोम्बिन ही करता है। तो दूसरा उत्तर हमारा सही हो जाएगा। किसी रोग के प्रभावी उपचार के लिए उसके आरंभिक निदान एवं रोग प्रक्रिया विज्ञान को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। निम्न में कौन सी आणविक निदान तकनीक आरंभिक पहचान के लिए बहुत उपयोगी है। तो देखिए किसी भी रोग को प्रभावी रूप से पहचानने के लिए जो हम तकनीक काम में लेते हैं वो कौन सी, एलिसा। क्या बोलते हैं इसको, एलिसा तकनीक बोलते हैं। इससे चौथा उत्तर हमारा सही हो जाएगा। ओडी अवरोधनी कहाँ स्थित होती है, देखिए यानी कि स्पिंक्चर ऑफ ओडाई की बात कर रहा है, जो कि हमारे भोजन एवं अवशोषण वाले चैप्टर से है, अध्याय से है, डाइजेशन एब्सॉर्प्शन, जिसकी हम चर्चा करते हैं। अर्घ सिद्धांत गणित संधि पर नहीं, त्रिकाण संधि पर नहीं, तो ये हमें कहाँ मिलता है, यकृत की अग्नाशय वाहिनी और गणित संधि पर हमें मिलता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, तीसरा इसका सही जवाब हो जाता है। चलिए, असीम केंद्रकी की अनुलेखन प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम प्रारंभन, दीर्घीकरण एवं समापन को उत्प्रेरित करता है। देखिए असीम केंद्रकी की चर्चा कर रहा है, तो असीम केंद्रकी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये किसमें होगा, डीएनएच में नहीं होगा, डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज में नहीं, ये डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज में होगा। यानी कि तीसरा उत्तर क्या होगा इसका,
सही हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करें 185, तो देखिए फिर ये मिलान वाले प्रश्न है, तो आइए मिलान करते हैं हम इसमें। यहाँ पर तो वाल्ट क्या कार्य करता है, वाल्ट की अगर हम बात करें तो ये गर्भाशय की ग्रीवा में शुक्राणु की प्रवेश को रोकता है। तो देखिए पहले का एक का पहला किसमें आ रहा है, एक का पहला सिर्फ एक में ही आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब देखा जाए तो क्या होगा, यही उत्तर हो जाएगा सही। आईयूडी की हम बात करें तो आईयूडी क्या होगा, आईयूडी यहाँ पर जो है गर्भाशय में शुक्राणु की भक्षण को कार्य करती है। शुक्र वाहक उच्छेदन की हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, शुक्र वाहक को हटाना, नलिका उच्छेदन में डिम्बाइनी को हटाना। ये लीजिए उत्तर हमारा तीसरा सही निकल कर आ जाता है। चलिए सूची मिलान एक और है, स्केपुला कैसी है, एक प्रकार से हम बात करें त्रिभुजाकार चपटी अस्थि, तो देखिए एक का चौथा कहाँ दे रखा है, एक का चौथा ये रहा, एक का चौथा ये रहा, तो यानी कि ये दोनों उत्तर तो नहीं होंगे। दूसरी हम बात करें यहाँ पर, तो दूसरा आप देखें कि किसमें है, कपाल किसमें होता है, ऋषि जोड़ है, तो बी का तीसरा देखिए कहाँ पर है, बी का दूसरा दे रखा है, गलत है, बी का तीसरा यहाँ सही है। इसका मतलब उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा पहला हो जाएगा। चलिए रोस्टिक की हम बात करें तो सी का क्या हो जाएगा, चपटी अस्थि हो जाएगा, जबकि कशेरुदंडी की बात करें तो उपास्थि युक्त जोड़ होते हैं, यानी कि इसका उत्तर क्या हो गया, हमारा पहला हो जाता है। चलिए लिपिड से संबंधित कथन नीचे दिए गए हैं, ऐसे लिपिड जिनमें केवल एकल आबंध होते हैं उन्हें असंतत तथा वसा अम्ल कहते हैं। तो संबंध उचित उत्तर की बात करें तो ये तो गलत हो जाएगा पहला। लेसिथिन क्या है, फोस्फोलिपिड है, हाँ बिल्कुल सही है, लेसिथिन एक प्रकार का फोस्फोलिपिड है। ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन ग्लिसरॉल है, बिल्कुल सही उत्तर है। पाल्मेटिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक कार्बन सहित 20 कार्बन के परमाणु होते हैं, ठीक है, नहीं तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एरिकिडोनिक अम्ल में 16 परमाणु, ये भी गलत है, कार्बन परमाणु होते गलत हो जाएगा, यानी कि उत्तर क्या है हमारे बी और सी जो है यहाँ पर सही निकल कर आते हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा चौथे नंबर का, इसका उत्तर हो जाएगा बी एवं सी। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। सूची एक को सूची दूसरे का मिलान कीजिए। अब देखिए यहाँ पर फिर से हमें मिलान करना है, तो अगर हम मिलान की बात करें तो यहाँ पे किस प्रकार से होगा, देखें एलन का नियम क्या है, ध्रुवीय भालू, यानी कि एक का चौथा, तो देखिए यहाँ पे संपूर्ण सभी में चौथा सही दे रखा है। चलिए फिर हम बात करें शारीरिक क्रियात्मक अनुकूलन की, तो ये किसमें होगा, कंगारू चूहे के अंदर देखने को, दूसरे का पहला, यानी कि बी का पहला देखे तो बी का पहला कहाँ है, ये दोनों तो नहीं है, यानी कि बी का पहला इन दोनों में से है। चलिए व्यवहारिक अनुकूलन की हम बात करें तो मरुस्थलीय छिपकली में देखने को मिलता है, तो ये क्या सी का दूसरा कहाँ पर है, सी का दूसरा यहाँ पर नहीं है, तो इसमें किसमें, इसमें हो गया, उत्तर क्या हो जाएगा हमारा चौथा ही निकल कर आता है। और जैव रासायनिक की हम बात करें ग्राही कि समुद्री मछली में, तीसरा इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन 4 जो है यहाँ पे चौथा प्रश्न का जो दे रखा है ये सही है, ठीक है। चलिए पेशी संकुचन में कौन सी घटनाएं होती हैं, अब देखिए पेशी संकुचन की यहाँ पे बात कर रहा है, तो इसमें जो घटना घटित होगी उसमें हम बात कर रहे हैं, इसमें एच शब्द विलुप्त होता है, बिल्कुल एच शब्द जो है इसमें विलुप्त हो जाता है। ए बैंड चौड़ा हो जाता है, नहीं, ए बैंड जो है वो नियत रहता है, नियत रहता है। आई बैंड की चौड़ाई कम हो जाती है, बिल्कुल सही है। एटीपी मायोसिन को जल कर एडीपी पिएगा, मोशन करता है, सही है। एक्टिन से संलग्न जड़ रखकर के अंदर खींच जाती है, बिल्कुल ये भी जो है आपका उत्तर जो है सही हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे कितने पॉइंट हो गए हमारे, ए सही है, सी सही है, डी सही है और ई सही है, तो एसीडी इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए एसीडी का है दूसरा जो है आपको ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें, सूची एक को सूची के दो साथ मिलान कीजिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें अनुकूली विकिरण के बारे में, तो अनुकूली विकिरण किसका है, डार्विन की फिंच से संबंधित है, ठीक है। एक का चौथा, तो एक का चौथा कहां पर है, एक का चौथा अनुकूली विकिरण की हम बात कर रहे हैं, तो अनुकूली विकिरण, सॉरी माफ कीजिएगा, अनुकूली विकिरण जो है ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, अनुकूली विकिरण की हम बात करें तो ये हमें ठीक है, डार्विन की फिंच। फिर अभिसारी विकास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर अनुकूल विकिरण में क्या हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। अभिसारी विकास की हम बात करें तो ये किसमें हो जाएगा हमारा, देखिए इसमें अगर आपके प्रश्न की हम बात करें पहले का हो जाएगा यहाँ पे ये, ठीक है, चौथा हो जाएगा। फिर बी का हो जाएगा यहाँ पर ये तीसरा। तितली पक्षी के पास अभिसारी विकास की हम बात करें तो ये हमें कहाँ देखने को मिलती है, मनुष्य में, वेल के, अग्रपात के अस्थियों में,
ठीक है, और मानवीय क्रियाओं द्वारा विकास की हम बात करते हैं, पहला हो जाता है। ठीक है, तो ए का 4 यानी कि दूसरा जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, जब एक व्यक्ति, कथन की बात कर रहे हैं, जब एक व्यक्ति उच्च तंगुता पर आ जाता है यानी कि हाई एल्टीट्यूड की चर्चा कर रहा है, तब वह तंगुता बीमारी के लक्षण जैसे सांस फूलना, सांस लेने में कठिनाई, हृदय की धड़कन का बढ़ना महसूस करता है। तो ये क्या सही है? बिल्कुल सही बात है। उच्च तंगुता पर निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर क्या है, ये कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है। यानी कि हम क्या कहते हैं कि दोनों ए और आर यानी कि असर्शन और रीजन क्या है, सत्य है, और आर एक ही उचित व्याख्या करता है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। क्योंकि हमने बात करते जो इरिथ्रोपोइटिन होती है वो किडनी रिलीज करती है जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, तो ये क्या करती है? आरबीसी के नंबर को बढ़ा देती है, आरबीसी की संख्या को बढ़ाने का कार्य करती है। ठीक है, चलिए, मानव में प्रसव के लिए कि आरंभ के लिए कौन सा महत्वपूर्ण अवयव नहीं है? देखिए, प्रसव की बात कर रहा है तो प्रोलैक्टिन का जो मोचन होता है ना, वही क्या हो जाएगा? पहला उत्तर आ जाएगा सही, क्योंकि प्रोलैक्टिन का मोचन जो प्रसव के मतलब बच्चे पैदा होने के बाद होता है। ठीक है, तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के अनुपात में वृद्धि होती है, ये सही है। तो जो मतलब इसके हिसाब से हम गलत मानेंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन का संश्लेषण भी होता है, ऑक्सीटोसिन का मोचन भी होता है। ठीक है, तो मानव प्रसव के आरंभ में कौन सा महत्वपूर्ण अवयव नहीं है? प्रोलैक्टिन का जो मोचन है वो नहीं होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा ये वाला। सगर्भता के उत्तरार्ध में अवधि में कौन सा रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है? तो देखिए, अगर सगर्भता की हम बात करते हैं, इसमें गर्भाशय नहीं, ग्राफिपुटक नहीं, किसका होता है? पीतपिंड का होता है। चलिए, एक और मुंह मिलान वाला प्रश्न है सूची 1 में। अब देखिए, फाइलेरिथिस की बात कर रहा है तो फाइलेरिथिस किसमें देखने को मिलता है? बुचेरिया बैंकोफ्टाई बोलते हैं, हाथी पांव की बीमारी इसको बोला जाता है। तो ए का तीसरा देखिए किस किस में, ए का तीसरा यहाँ पर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। देखिए, उत्तर हमारा क्या हो गया? यहाँ पे तीसरा ही सही हो जाएगा। चलिए, बी का हम बात करें अमीबा किसमें, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। न्यूमोनिया की हम बात करते हैं हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। रिंगवर्म की हम बात करें टाइकोफाइटन हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? यानी कि क्या हो गया एक तरह से, हम बात करें तो यहाँ पे जो तीसरा है हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। चलिए, निम्न में कौन मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक एमओटी का चरण नहीं है? तो देखिए, निषेचित अंडे 8 से 32 कोशिका अवस्था में प्रतीत किए जाते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। गाय में उच्च अंडोत्सर्जन के लिए एलएच जैसी क्रिया वाला हार्मोन दिया जाता है? नहीं, गलत है, ये गलत जवाब है। एक समय में गाय लगभग 6 से अंडे उत्पन्न करती है। बिल्कुल सही है। गाय को कृत्रिम वीर्यसेचन द्वारा निषेचित किया जाता है। बिल्कुल, ये भी सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा दूसरा हो जाता है। एडिनोसिन डीएमएनएच की कमी से क्या होता है? देखिए, सबको पता है कि प्रतिरक्षा तंत्र कार्यहीन होना एडिनोसिन डीएमएनएच की कमी के कारण। चलिए, निम्न में हिस्टोन के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो कि गलत कथन की बात करें तो हम क्या है, हिस्टोन की पार्श्व श्रृंखला धनात्मक आवेश होता है। बिल्कुल सही। हिस्टोन संगठित होकर अणुओं की अणुओं की इकाई बनाते हैं। ठीक है। हिस्टोन की पीएच किंचित अम्लीय होती है। नहीं, ये उत्तर है, तो ये गलत हो जाएगा। हिस्टोन में लाइसिन अर्जिनो अम्ल प्रचुर मात्रा में होते हैं। देखिए, तो उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा तीसरा हो जाएगा, क्योंकि कौन सा कथन गलत हो गया? तीसरा कथन गलत है। हिस्टोन की पीएच कभी किंचित अम्लीय नहीं होती है। कथन 1, प्रकूट एयूजी मिथ्योनिन एवं फेनिल एलानिन का कूट लेखन करता है। तो देखिए, यहाँ पर जो सीक्वेंस है कूट लेखन की हम बात कर रहे हैं, फेनिल एलानिन में, मिथ्योनिन में प्रकूट तो एयूजी होता है, उसमें यूयूजी होता है। ठीक है ना, यूयूयू होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? कथन 1 सही है। ठीक है, जबकि कथन 1 तो जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगर हम ए और ए जी दोनों प्रकूट अम्लों अम्लों लाइसिन का कूट लेखन करते हैं तो क्या हो जाएगा? दूसरा सही है। तो यहाँ पे देखिए, कथन 1 गलत है लेकिन दूसरा सही है, तो पहला उत्तर इसका सही जवाब जो आपको मिल जाता है। ठीक है, दूसरा नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा। अगले प्रश्न की चर्चा करें। कोशिका संधियों को पहचानिए जो कि पदार्थों को ऊतक से बाहर निकलने से रोकती है एवं आयन अणुओं के तुरंत स्थानांतरण से पड़ोसी कोशिकाओं के मध्य संचरण स्थापित करती है। तो देखिए, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? अणु से ऊतक बाहर निकलने से रोकती है, यानी कि किसकी बात कर रहा है? टाइट जंक्शंस की बात कर रहा है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? दृढ़ संधि बोलते हैं। ठीक है, तो दृढ़ संधि कहाँ पर है? दृढ़ संधि देखिए इसमें है और इसमें है। और आयनों अणु के मध्य तुरंत स्थानांतरण के पड़ोसी, यानी कि स्थानांतरण की बात करते क्या होगा? इसमें अंतरालित संधियां वह काम करेंगे। तो तीसरा उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाता है। ठीक है, केंचुओं के पूर्व मुख से संबंधित कथनों में दिए गए उत्तर दीजिए। यह मुख को ढकने का कार्य करता है। उचित उत्तर की बात करें, बिल्कुल सही है। यह फान मृदु दरारों को खोलने में मदद करता है, जिससे यह रेंगता है। सही है। यह एक संवेदी संरचना है। सही। शरीर का प्रथम खंड नहीं। ठीक है, तो उचित उत्तर का चयन कौन सा होगा? ए, बी और सी हो जाएगा। कौन सा जाएगा? ए, बी और सी, दूसरा इसका सही उत्तर है। तो ठीक है बच्चों, चलिए, तो हमने यहाँ पर जो है आपके हिंदी माध्यम का जो नीट 2021 का प्रश्न पत्र है वो हमने यहाँ पर हल कर लिया है। धन्यवाद।